दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 17,040 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इतने सवालों को पढ़ाने के लिए। बहुत लंबे समय से आप देख सकते हैं कि आज हमारा 568 नंबर का क्लास है, यानी 568 दिनों से हम लोग इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने आपको कुल 8 विषय कंप्लीट करा दिया। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ा दिया, एंशिएंट मिडाल मॉडर्न पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा भूगोल पढ़ा दिया जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों अलग पढ़ा दिया, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, इतना विषय समाप्त हो चुका है। अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही, बहुत जल्द दोस्तों ये क्लास भी हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, आज जो हम कवर करने वाले हैं ये अनावृत पौधों से संबंधित हम काफी सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं। यहाँ कई सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन्हीं सवालों का उत्तर मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूँ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस किताब का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आपकी अपनी हिंदी की किताब यह आ चुकी है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। और एक और सुपर सेलिंग हमारी बुक चल रही दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा के लिए बुक चल रही है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारे कोर्सेज आ चुके हैं दोस्तों, अलग अलग विषय के कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, बहुत कमाल के कोर्सेज हैं दोस्तों। आप चाहें तो इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक कोर्सेज में हमने डेमो क्लास जो है फ्री में दे रखा है, एक बार आप डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ये जो क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब वाली, ये सोचिए कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स में कितना मेहनत करता होगा, ये आप केवल सोच के देखिए। मैं अगर फ्री में आपके लिए अच्छा काम कर सकता हूं, तो जो मेरी क्लासेज हैं, जो पेड कोर्सेज हैं, उसके लिए तो मैं बहुत बढ़िया काम करता हूं, जिसके बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप हमारे कोर्सेज को देखेंगे। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर दे रहा सवाल कि अनावृत बीजी किसे कहा जाता है। अनावृत बीजी किसे कहा जाता है? ऐसे पौधे जिसमें फल और फूल नहीं लगते हैं उसे अनावृत बीजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जिसमें फूल, स्पेशली फूल लिखेगा, ठीक है, फूल नहीं पाए जाते, ठीक है, जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? फूल भी नहीं होता है और फल भी नहीं होता। अभी बता दूंगा कि दोनों में मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं। तो फूल नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अनावृत बीजी। अब ऐसे पौधे होते हैं ना, जिनके बीज जो होते हैं ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, बीज के ऊपर किसी चीज का आवरण नहीं पाया जाता, वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखेगा इनके बीज पर किसी भी तरह का आवरण नहीं होता, किसी भी तरह का आवरण नहीं होता है। ये नग्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों? ये नग्न होते हैं। इनके बीज के ऊपर दोस्तों किसी भी तरह का आवरण नहीं होता, ये नग्न होते हैं, नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, खुली अवस्था में पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। भी आप आगे 3-4 सवाल देखेंगे, आपको इसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कि अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। जरा अगला सवाल देखिएगा। तो अगला सवाल दे रहा है कि किस में स्पष्ट वार्षिक वलय बने होते हैं। ये वार्षिक वलय क्या होता है दोस्तों? जब आप वृक्षों को काटेंगे तो वृक्षों का जो तना होता है, उसके तने पर दोस्तों ऐसे गोल चक्र बना होता है, वलय, इसी को वलय कहा जाता है। ठीक है, ये वलय जो होता है दोस्तों एक चक्र के रूप में होता है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है किसमें स्पष्ट वार्षिक वलय पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब हो जाएगा अनावृत पौधों में। ठीक है, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, ठीक है, अनावृत बीजी पौधे, जितने भी अनावृत बीजी पौधे होते हैं इन सभी में स्पष्ट वार्षिक वलय देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी डाइकोट्स होते हैं, जो द्विबीजपत्री वाले पौधे होते हैं, उनमें भी दोस्तों ये पाए जाते हैं। ठीक है, वार्षिक वलय लिखेगा द्विबीजपत्री पौधों में भी, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में भी दोस्तों ये वार्षिक वलय पाए जाते हैं, तो ये कंफर्म है। ठीक है, लेकिन ज्यादा स्पष्ट रूप से कहां पाए जाते हैं? वो अनावृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं। देवदार वगैरह सब ये अनावृत के ही उदाहरण है। ठीक है, आगे लिखिए। कह रहा किसके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता? क्या लिखा? बीजावरण। अभी मैंने ऊपर ही आपको समझाया था, देखिए कि किसी भी तरह का आवरण नहीं होता है। यहां बताया था ना, किसी भी तरह का आवरण नहीं होता इनके बीजों पर। वही चीज दे दिया कि किसके बीजों पर किसी भी तरह का आवरण नहीं होता है। ये सवाल कभी पूछेगा तो क्या बताएंगे? अनावृत बीजी। इसका नाम ही है अनावृत बीजी। ठीक है, या फिर इसे विवृत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विवृत
इसे विवृत बीजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनावृत बीजी शब्द दे सकता है, विवृत बीजी दे सकता है, या जिम्नोस्पर्म दे सकता है। क्या दे सकता है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये भी दे सकता है। तो ये 3 नाम दोस्तों इसके मिल सकते हैं। पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा वाला नाम दे दे, इसलिए मैं कहता हूं यार सब पढ़ के रखे रहो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा अशाखित या नग्न बीज पादप कौन होते हैं? जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, ऐसी वृक्ष जिनमें शाखाएं नहीं होती। क्यों दोस्तों? इनका वृक्ष आप देखेंगे ना, ऐसे निकलेगा और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें ज्यादा अत्यधिक शाखाएं, ऐसा नहीं कि एकदम शाखाएं नहीं होती हैं, और लेकिन अशाखित होती, बहुत ज्यादा मात्रा में शाखाएं नहीं होती हैं, और नग्न बीज पीति पादप। इसका मतलब क्या है? इनके बीज नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इनके बीज खुली या नग्न अवस्था, ठीक है, खुली या नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? ये मैं अनावृत बीजी की बात कर रहा हूं, आवृत बीजी नहीं, अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी पौधों की बात कर रहा हूं, ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। पीछे भी मैंने अनावृत ही लिखा था ना, हाँ ठीक है, आवृत गलती से मत लिख देना, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों आप याद रखेंगे। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों किसी टॉपिक को छोड़ना? मैं तो कहता हूं हर एक टॉपिक को पढ़ते चलते हैं। ठीक है, करा अनावृत बीजी पौधों का उदाहरण आप बता दीजिए। ठीक है सर, कुछ उदाहरण ले लीजिए। सबसे अच्छा उदाहरण क्या दोस्तों? देवदार। अच्छा, एक काम कीजिएगा ना, हर पौधे का इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद रखेगा। कभी कभी देवदार परीक्षा में दे देता है, कभी कभी सीडर दे देता है। अब बच्चा परेशान, बच्चा कहता सर ये सीडर क्या हो गया? सीडर कौन सा नया पौधा आ गया? कोई नया पौधा नहीं यार, एक ही पौधे का हिंदी इंग्लिश नाम दोनों आपको याद रखना है। इसी तरह से जब आप चीड़ याद रखेगा तो पाइन भी याद रखेगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में चीड़ कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पाइन कहा जाता है। यह भी दोस्तों अनावृत बीजी पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से सनोफर। ठीक है, इसी तरह से सनोबर। ठीक है, सनोबर कहिए, सनोफर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सनोबर होता है, याद रखेंगे। फर के वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, फर, तो सनोफर लिखेंगे तो लास्ट में फर लिखिएगा। फर का जो वृक्ष होता है वो भी होता है। इसी तरह से और क्या है? एक और वृक्ष है, उसका नाम है नामी यू, उसको तालिस पत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं तो? एक और वृक्ष है, उसका नाम है तालिस पत्र। ठीक है, तालिस पत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में यू बोलते हैं। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? ये अनावृत बीजी पौधे। ये जो 3 है दोस्तों ना, देवदार, चीड़, इसको तो आप पक्का याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा सवाल अगर कभी बनता है आपके एग्जाम में तो यहीं से बनता है। आगे देखिए, करा किन पुष्पहीन पौधों में, देखिए दे दिया ना कि किसमें पुष्प नहीं होते, मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें फल पुष्पहीन पौधे होते हैं, इसमें फूल का अभाव होता है। ठीक है, पौधा शंकुफल या बीज का उत्पादन तो करता है, लेकिन इसमें फूल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो बीज भी होता है ये क्या होता है? नग्न अवस्था में पाया जाता है। करा जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता, बल्कि क्या होता है दोस्तों? नग्न अवस्था में बाहर होता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं अनावृत बीजी पौधों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अनावृत बीजी पौधों की बात कर रहा हूं। इनके जो बीज होते हैं ये अंडाशय के भीतर नहीं बल्कि बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर नग्न अवस्था में दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं बल्कि बाहर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा किन पौधों में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? ठीक है, किन पौधों में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं? अच्छा, जाइलम का काम क्या, पहले ये समझ जाइए दोस्तों। जाइलम जल का संवहन करता है। क्या करता है दोस्तों? जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है, ये आप याद रखेंगे। अब फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? फ्लोएम आहार का संवहन करता है। ठीक है, पौधों में आहार का संवहन कौन करता है दोस्तों? ये फ्लोएम करता है। किन पौधों में पाए जाते हैं? ये अनावृत बीजी पौधों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी पौधों में। ठीक है, अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, ये आप याद रखें। अनावृत को ही विवृत बीजी भी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, भूलना नहीं आपको। अगला सवाल, करा अनावृत बीजी किस प्रकार के पौधे होते हैं? बताया तो आपको। ठीक है, याद रखेगा, फूल रहित। ठीक है, फूल रहित पौधे होते हैं। ठीक है, बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, बीज नग्न
अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सदाबहार होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये इन वृक्षों को क्या कहा जाता है? सदाबहार कहा जाता है। हमेशा मतलब जैसे कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, बसंत के रूप में, बसंत ऋतु में नई पत्तियां आती हैं, लेकिन ये जो वृक्ष होते हैं सदाबहार होते हैं, ये अपने पत्ती उत्ती गिराते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा एक जैसे नजर आते हैं, ये आप याद रखेंगे। कहा जाता है ये वृक्ष जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुवर्षीय। ठीक है, बहुवर्षीय होते हैं। समय के साथ साथ इन वृक्षों की लकड़ियों की कीमत दोस्तों क्या होती है? ये बढ़ते जाती है। तो बहुवर्षीय होते हैं, कीमती वृक्ष होते हैं, सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें काष्ठी पौधे भी कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा सजावट के लिए प्रयोग। ठीक है, सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें काष्ठीय पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें काष्ठी पौधा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको मरुदभिद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मरुदभिद। मरुदभिद क्यों कहते हैं? क्योंकि मरुस्थल में ऐसे पौधे खूब पाए जाते हैं, इनको कम पानी की जरूरत होती है। मरुदभिद मतलब क्या दोस्तों? याद रखेगा, जल की कम आवश्यकता। ठीक है, जल की कम आवश्यकता। ठीक है, इन पौधों को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए बड़े आसानी से ये उग जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अनावृत पौधों की ये खासियत है। तो इसमें से कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, पहले से आप तैयार रहिए ताकि आप जवाब दे सकें। अगला सवाल करा, अनावृत बीजी पौधों के जननांग प्रायः किस प्रकार के होते हैं जिनमें शंकु का निर्माण होता है? ये आपको बताना है। करा, इनके जो जननांग होते हैं किस टाइप के होते हैं? देखिए दो तरह के जननांग पाए जाते हैं। मादा में अलग होते हैं, नर में अलग होते हैं। इन ऐसे वृक्षों में नर मादा भी होते हैं। ठीक है, तो जो नर मादा होते हैं दोस्तों, इसमें नर शंकु और मादा में मादा शंकु होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी को यूनी सेक्सुअल कहते हैं दोस्तों। एक लिंगी, इनके जो जननांग होते हैं ये क्या होते हैं? एक लिंगी जननांग। ठीक है, एक लिंगी जननांग होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों? नर के पास होता है नर शंकु और मादा के पास होता है मादा शंकु। नर शंकु और मादा शंकु। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। कौन क्या आकार का इनका जो है क्या होता है? जननांग होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करा, किस में बहुभ्रूणता पाई जाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने पहली बार पढ़ा था। ठीक है, आज जब आपकी क्लास में बना रहा हूं तो ये सवाल पहली बार मेरे सामने आया। जब कोई सवाल पहली बार मेरे सामने आता है तो बड़ा खुशी होता है पढ़ के। मैंने सोचा यार ये बहुभ्रूणता क्या होती है। देखो, भ्रूणता माने बच्चा जानता है, भ्रूणता यानी प्रजनन, जनन। बहुभ्रूणता मतलब होता है कई बार क्रिया होना। ठीक है, तो बहुभ्रूणता जो होता है, ये पहली बात याद रखेंगे, अनावृत पौधों में पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जब मैंने गूगल किया तो मुझे कुछ और भी जवाब मिला। ठीक है, अभी तो आप ये लिख लीजिए क्योंकि आप चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा अनावृत बीजी पौधों में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। मुख्य रूप से जो सिट्रस कुल के पौधे होते हैं, सिट्रस कुल में वे पौधे आते हैं जो खट्टे होते हैं खाने में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कहां पर दोस्तों? जो सिट्रस कुल के पौधे होते हैं, सिट्रस कुल के पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे होते हैं, उनमें पाया जाता है। जैसे दोस्तों नींबू का पौधा हो गया, जैसे दोस्तों संतरा वगैरह हो गया, संतरा आदि। ठीक है, उसमें भी दोस्तों क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी कई बार इसमें भ्रूण उत्पन्न होते हैं। अच्छा, हमारे मन में भी सवाल आता है, सर बहुभ्रूणता का मतलब क्या? अगर इसका मीनिंग हमको समझा दीजिए, समझ में आ जाए। यानी एक ही बीज या बीजांड से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना। इसका मतलब क्या दोस्तों? सीधे सीधे अपने भाषा में लिख लीजिएगा। एक ही बीज या बीजांड से, एक ही बीज या बीजांड से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, समझ गए ना। अगला देखिए, करा अनावृत या नग्न बीजी किसमें निर्मित होते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों अनावृत बीजी पौधों की खासियत है। अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं, ठीक है, इन्हीं की खासियत है कि इनमें जो बीज होते हैं दोस्तों पौधों में, ठीक है, नग्न बीज पाए जाते हैं। ठीक है, नग्न बीज खुली अवस्था में। ठीक है, खुली अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है,
खुली अवस्था में पाए जाते हैं, ये आप जानते हैं। हाँ, हो सकता है कि सवाल इसके अंदर से जाके पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन इतनी चीज आप याद रखें। मैं बार बार समझा रहा हूं, एक ही सवाल को घुमा फिराकर एग्जामिनर भी इसी तरह से, जैसे मैं आपको कई टाइप से दे रहा हूं, ऐसे ही आपका एग्जामिनर भी आपके सामने कई बार ये सवाल घुमा फिरा कर देता है। करा चीड़ हो गया, चीड़ मतलब क्या हो गया दोस्तों? चीड़ मतलब पाइन हो गया। चीड़ को हम क्या कहते हैं? पाइन कहते हैं, ठीक है। देवदार को हम क्या कहते हैं? सीडर कहते हैं, सीडर। सिकोया, सिकोया भी दोस्तों, सिकोया ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सिकोया दोस्तों सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन है दोस्तों? वो सिकोया को ही गिना जाता है, कहा जाता है, अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। फर हो गया जिसे आप सिनोफर कहते हैं, फर को सिनोफर कहते हैं, सिनोबर या सिनोफर कहते हैं, ठीक है। स्प्रूस भी याद रखें, देखिए बताना भूल गया था, स्प्रूस नया हो गया। इफेड्रा हो गया, ये सब किस समूह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ठीक है, ये सब अनावृत बीजी पौधे हैं। क्या दोस्तों? ये सब अनावृत बीजी पौधे हैं, ये आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं? सर इस तरह से पढ़ा जाएगा तो कहां ही दिक्कत होगा। अरे तो आज हमारा 568 नंबर का लेक्चर है, हमने तो पीछे पूरी की पूरी क्लास ही ऐसे पढ़ाया है जैसे आप आज पढ़ रहे हैं। आज पढ़ के अच्छा लग रहा है ना? मैं अपनी क्लास में आपका ना 1 मिनट भी जाया नहीं करता हूं। जो प्रचार प्रसार करना होता, क्लास के शुरू में 2 लाइन बोल दिया, क्लास के बीच में कभी आपको इरिटेट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका समय बहुत ही गोल्डन है, बहुत सुनहरा अवसर है और कम समय आपके पास है, तो जल्दी से आप चीजों को कवर करने पे फोकस कीजिए। करा किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल दोस्तों। अब यहां 2 चीजें हैं, या तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, या कभी कभी देता है कि जिम्नोस्पर्म का ड्राई फ्रूट कहा जाता है। एक ही बात है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का ड्राई फ्रूट, ठीक है, क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का ड्राई फ्रूट कहा जाता है। चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा का नाम कभी सुना है? नहीं सुना होगा। चलिए आज सुन लीजिए दोस्तों, चिलगोजा जो होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे जिम्नोस्पर्म का ड्राई फ्रूट या जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, चिलगोजा को, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चिलगोजा हो गया। चिलगोजा संबंधित अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छे से दे रहा है। करा चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, चलो चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है तो हम समझ लिए क्या होता है दोस्तों। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मेवा या फिर इसे ड्राई फ्रूट कहा जाता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों क्या याद रखेंगे? जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता है अनावृत बीजी का मेवा, ठीक है। अनावृत बीजी का मेवा या ड्राई फ्रूट किसे कहते हैं? यही चीज तो ऐसे भी दे सकता है ना, तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ड्राई फ्रूट या मेवा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, ये दोनों बातें याद रखेगा। अब देखिए पूछ रहा है कि चिलगोजा मिलता किससे है, पाया किससे जाता है दोस्तों? तो ये पाइनस से पाया जाता है। जो पाइन का वृक्ष था ना, पाइन पहले याद रखो, पाइन दोस्तों चीड़ को कहा जाता है, ये चीड़ के वृक्ष से निकलता है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखिएगा, पाइन न बोल के पाइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइनस। पूरा नाम है पाइनस जेरार्डियाना, ठीक है, जेरार्डियाना, ठीक है, दो हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कहा जाता है जेरार्डियाना, कहा जाता है दोस्तों पाइनस जेरार्डियाना। ये एक तरह से चीड़ के शंकुधारी वृक्ष होते हैं जिनसे दोस्तों ये चिलगोजा मिलता है, ये आप याद रखेंगे। चिलगोजा को दोस्तों पाइन नट भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ये जो चीड़ से मिलता है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको पाइन नट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कवक युक्त पाइनस की जड़ को क्या है? देखिए पाइनस लिखे चाहे पाइन लिखे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो कवक युक्त जो पाइन की जड़ होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा वृक्ष होता है जिसे कवकों की बड़ी जरूरत होती है। अच्छा, कवक दोस्तों परपोषित होते हैं, तो ये पाइनस के जो वृक्ष होते हैं कवकों को बदले में खाना देते हैं और कवकों से कुछ मिनरल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी होता है वो इनको मिलता है। इसलिए दोनों सजीवी के रूप में दोस्तों काम करते हैं एक दूसरे के लिए, ये आप याद रखेंगे। और आप तो जानते हैं कवकों का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो माइकोलॉजी से एक शब्द बना माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा, कवकांश जिसे आप कहते हैं, या माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा, या फिर इसी को क्या कह देते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे तो आ जाएगा कवकांश, ठीक है। माइकोराइजा है कवकांश, कवकांश ना बोल के कवक मूल बोल दीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है, कवक मूल, ठीक है, कवक मूल कह दीजिए, ज्यादा सही है। माइकोराइजा कवक मूल कहलाते हैं, जो कवक युक्त पाइनस की जड़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आइए। अगले पॉइंट पर दोस्तों प्रचार की बात आ गई। ये प्रचार नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है,
ये एक सूचना है। भाई हम पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि नितिन सर ने अब तक क्या हमें दिया, क्या पढ़ाया। तो मैंने आपको दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो कुल 150 लेक्चर में मैंने आपको इतिहास पढ़ाया, कुल 80 लेक्चर में मैंने आपको संविधान पढ़ाया, ठीक है, ये पढ़ा दिया हूं। इसी तरह से कुल 100 लेक्चर में मैंने आपको भूगोल पढ़ाया, कुल 125 लेक्चर में अलग से मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ाया, लगभग दोस्तों 90 लेक्चर में मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया। तो इस तरह से पढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं अपने बायोलॉजी की क्लास में, और अब 568 नंबर का आज लेक्चर लिख रहे हैं, जबकि यहां सिर्फ 550 है, ठीक है। 16,500 नहीं, हमारे तो 17,000 सवाल तैयार हो गए। और ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं आप सभी को, ये आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी, अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज के सारे सवाल आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक है। बेसिक जानते हैं किसे कहते हैं ना? बेसिक मतलब जो आपकी नींव मजबूत करते हैं। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा पता होना चाहिए। अब कई बार बच्चा पढ़ता है तो सोचता है हमको तो बेसिक ही नहीं पता है। अरे तो बहुत बड़ी कमी है आपकी। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए इसी वजह से आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा तारपीन का तेल, क्या बात कर रहे हैं? तारपीन का तेल ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि तारपीन का जो तेल है ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो अभी पीछे मैंने जो आपको देवदार पढ़ाया, सीडर, ठीक है, सॉरी देवदार कह रहे हैं, पाइन पढ़ाया। ये पाइन जो चीड़ का वृक्ष है इसी से दोस्तों मिलता है, ठीक है। जो पाइन का वृक्ष है, जो चीड़ है, इसी से दोस्तों क्या मिलता है? इसी से ये तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। पाइन के वृक्ष से दोस्तों राल निकलता है, राल या लीसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? राल प्राप्त किया जाता है या लीसा प्राप्त किया जाता है। ये लीसा से ही दोस्तों तारपीन का तेल बनता है, ठीक है। इसी से तारपीन का तेल निकाला जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो जो वृक्ष है वो है दोस्तों चीड़ का वृक्ष पाइन, ठीक है। और आपने पीछे भी पढ़ा कि चीड़ के वृक्ष से ही दोस्तों चिलगोजा भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? चिलगोजा भी मिलता है। और चिलगोजा क्या दोस्तों? एक तरह से ड्राई फ्रूट है, ठीक है, ड्राई फ्रूट, ठीक है, ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है। इसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, ठीक है। ये तक आपने पढ़ लिया। आगे लिख रहा है सेड्रस का तेल, ध्यान से पढ़िएगा। सेड्रस का तेल ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपसे आपकी परीक्षा में हमेशा आता रहता है। ये देवदार से मिलता है, इसका नाम ही सेड्रस है, तो सीडर याद रखिएगा, ठीक है। देवदार को हम क्या कहते हैं दोस्तों? देवदार को हम सीडर कहते हैं ना, तो याद रखिएगा देवदार यानी सीडर के वृक्ष से ही मिलता है। सीडर की लकड़ी से ही दोस्तों ये सेड्रस का तेल बनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो दोनों का नाम काफी मिलता जुलता है, तो आसान है याद रखना। करा सेड कास्ट, ठीक है, सेड कास्ट तेल ये दोस्तों किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ये आपने नाम नहीं सुना होगा, सेड कास्ट तेल ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों, ये फिलहाल तो दो चीज आप यहां पे याद रखिएगा। एक तो मिलता है दोस्तों देवदार से, तो ये आप देवदार से सेड्रस भी मिलता है, देवदार से सेड कास्ट भी मिलता है। एक तो आप इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं दोस्तों दे देगा वर्जीनिया रेड जूनिपर, ठीक है, क्या दे देगा? वर्जीनिया रेड जूनिपर, ठीक है, जूनिपर ये भी दोस्तों वृक्ष है जिससे यह सेड कास्ट का तेल मिलता है। ये भी आपके लिए नया सवाल है। तो हो सकता है देवदार मिले ऑप्शन में, हो सकता है आपसे ये वर्जीनिया मिल जाए दोस्तों, वर्जीनिया, ठीक है, वर्जीनिया रेड जूनिपर मिल जाए, इसमें से कुछ भी मिल सकता है। तो जैसा आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा वैसा दोस्तों आप उत्तर दीजिएगा। कह रहा है किसके तनों से मंड मतलब होता है माड़ मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। मंड मतलब माड़ मतलब क्या हो जाता है? स्टार्च, ठीक है। कह रहा है किसके तने से स्टार्च निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। ये जो हम लोग साबूदाना खाते हैं ये किसके मंड से दोस्तों तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से साइकस, ठीक है, मुख्य रूप से साइकस। आपके एग्जाम में दोस्तों ये साइकस का ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, कि साइकस से साबूदाना बनता है, ठीक है। इसे सागोपाम भी कहा जाता है। अभी आगे आपको बताऊंगा कि जो साइकस के वृक्ष होते हैं इसको सागोपाम भी कहते हैं। अच्छा, इससे होता है क्या? साइकस वृक्ष, साइकस माने समझते हैं? ताड़ का एक तरह से पेड़ होता है, ठीक है, और ताड़ के तने से जो गूदा निकलता है उसी गूदे से बनता है, ठीक है। लिखेगा ताड़ के, यहां अलग से लिख लीजिएगा, ताड़ के तने के गूदे से स्टार्च निकालकर
साबूदाना साबूदाना बनाया जाता है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। तो इतना डिटेल तक आपके परीक्षा में सवाल मिल सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, हम अपनी जानकारी के लिए भी पढ़ते हैं। हम साबूदाना खाए पड़े हैं, हमें यही नहीं पता कि साबूदाना आता कहां से, पता होना चाहिए। हम तारपीन के तेल का यूज करते हैं, यही नहीं पता कि तारपीन का तेल जो है पाइन जो चीड़ का वृक्ष है उससे प्राप्त होता है, पता होना चाहिए। चिलगोजा पता होना चाहिए। तो आप जानकारी के लिए पढ़िए। आपके हमारे बीच में पता है क्या अंतर है? आप हमेशा ये सोच के पढ़ते हैं कि परीक्षा में क्या आएगा, और मैं हमेशा ये सोच के पढ़ता हूं कि कितनी जानकारी हमको हो जाए। जिस दिन जानकारी के लिए पढ़ने लगेंगे, चीजें अपने आप याद होने लगेंगी, क्योंकि आप परीक्षा के लिए सोच के पढ़ते हैं, इस वजह से चीजें याद नहीं होती। तो पहले आपने अपना व्यू चेंज करिए। हम क्या सोच के पढ़ रहे हैं, पहले ये आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा किसके बीज अंडमान की जनजातियों द्वारा दोस्तों खाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान की जनजातियां कौन दोस्तों? यहां जारवा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। जारवा जनजाति पाई जाती है। और जारवा जनजाति वैसे तो ये सारे घूम फिर कर कंदमूल फल वगैरह खाते हैं, लेकिन ये किसके बीज खाते हैं? जो अनावृत बीजी में आते हैं, तो साइकस के बीज खाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, साइकस के बीज दोस्तों ये लोग खाते हैं। और साइकस के जो बीज होते हैं, ये किसका उदाहरण दोस्तों? यह अनावृत बीजी का उदाहरण है। और एक चीज और बता दूं, ये जो साइकस होता है, इसका प्रत्येक भाग विषैला होता है, ठीक है। प्रत्येक भाग दोस्तों विषैला होता है। अब आप ये सोचिए, अगर ये विषैला होता तो लोग खाते कैसे हैं? तो ऐसे लोग डायरेक्टली नहीं खाते, पहले उसको लेते हैं, तोड़ते हैं, उसको गर्म पानी में भिगाते हैं, उसको धुलते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको भूनते हैं, तब वो खाते हैं। तो कई प्रक्रिया है, ठीक है। पहले क्या दोस्तों? पहले धुलते हैं, ठीक है। पहले धुलना, ठीक है। पहले उसे क्या करते हैं? धुलते हैं। फिर उसे क्या करते हैं? सुखाते हैं। फिर उसे क्या करते हैं? भूनते हैं, ठीक है। पीसते हैं, तब भूनते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, पीसते हैं, ठीक है। पीसते हैं, फिर उसको भूनते हैं, और तब दोस्तों क्या होते हैं? तब जाकर इसे खाते हैं, ठीक है। तो विषैला है, इसलिए उसकी विषैलेपन को दूर करने के लिए काम किया जाता है। ये अंडमान की जातियां दोस्तों ये साइकस खाने का कार्य करती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है किसे सागोपाम कहा जाता है? सागोपाम, ठीक है। सागोपाम किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो आप पीछे पढ़े थे साबूदाना को, या साइकस से जो मिलता है उसी को दोस्तों सागोपाम कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। स्पेशली साइकस रिवोल्यूटा नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? साइकस रिवोल्यूटा नाम है। केवल साइकस भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह एक सजावटी पौधा होता है, इसी को सागोपाम कहा जाता है। क्या दोस्तों? यह एक तरह का क्या है? यह एक तरह का सजावटी पौधा होता है। लोग अपने घरों में लगाते हैं, अपने आसपास के जो बगीचे होते हैं वहां पर दोस्तों लगाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, करा किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल, ये आज मुझे पहली बार मिला, जीवित जीवाश्म। क्योंकि दोस्तों जीवित जीवाश्म ये थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है सुनने पढ़ने में। दोस्तों ये साइकस का ही पौधा है, कहा जाता है ये पौधा डायनासोर के काल से है और अब तक बना हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। वरना दुनिया की कोई भी चीज रहती उसकी रूपरेखा जरूर बदल जाती, लेकिन इसका रूपरेखा दोस्तों नहीं बदला, इसीलिए साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। साइकस जो है दोस्तों, साइकस को क्या कहा जाता है? साइकस को हम कहते हैं जीवित जीवाश्म, ठीक है। जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डायनासोर के काल से, ठीक है। डायनासोर के काल से विद्यमान, ठीक है। ये जो वृक्ष दोस्तों कहा जाता है, डायनासोर के काल में भी ये साइकस पाया जाता था और आज भी ये साइकस है, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म के रूप में जानते हैं। ये आपने नहीं सुना था ना? मेरी क्लास में आने के बाद आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही होगा। पढ़िए और देखते रहिए, ठीक है। क्लास पसंद आए ना तो लाइक किया करिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो लोगों को छोड़िए, यूट्यूब हमारे वीडियो को रिकमेंड कैसे करेगा? क्योंकि यूट्यूब को ही लगेगा कि पता नहीं कैसे टीचर है। अगर मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं और आपको रियलाइज है कि नितिन सर अच्छा कर रहे हैं, तो यार लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शेयर करना तो आपके लिए बहुत बड़ा कार्य हो, तो आपसे हो नहीं पाएगा। तो शेयर ना कीजिए, लेकिन कम से कम लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिए। उससे कम से कम यूट्यूब को पता चल जाए कि नहीं नितिन सर अच्छे टीचर है, बच्चों को अच्छा कंटेंट देते हैं, या हमें भी लोगों की तरह उसी श्रेणी में रखेंगे। आपकी मर्जी, जैसा आपको, अगर मैं बेकार पढ़ाता हूं, अच्छा कंटेंट नहीं देता हूं, क्लास में आपको परेशान करता हूं, तो आप जहां चाहे मुझे वहां रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि नहीं नितिन
लेकिन सर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सहयोग आप सभी कीजिए, यही हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, करा शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पीछे हम लोगों ने कवक युक्त पढ़ा था और उसमें हमने माइकोराइजा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कवक युक्त जब पढ़ा था तब हम लोगों ने इसमें माइकोराजा को पढ़ा था, जिसे हमने कहा माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा को पढ़ा था, जिसे हमने कहा था कवक मूल के रूप में जानते हैं। ठीक है, कवक मूल के रूप में जानते हैं, ये हमने देखा था। अभी आपसे पूछ रहा है शैवाल युक्त। ठीक है, शैवाल युक्त जो साइकस की जड़ होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। शैवाल युक्त साइकस की जड़, इसे कहते हैं कोरलाइड जड़। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरलाइड जड़। ये और जड़ों से दोस्तों थोड़ा सा अलग टाइप की होती है कोरलाइड जड़ें, याद रखेगा। ये कोरलाइड जड़ें ना ये कोरल की तरह दिखती है। कोरल माने तो मूंगा। ठीक है, ये कैसी दिखती है दोस्तों, यह दिखती है कोरल की तरह। ठीक है, ये जड़ें कोरल। ठीक है, यानी मूंगे की तरह दिखती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कोरलाइड कहा गया। ठीक है, दिखती हैं इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कोरलाइड कहा गया। ये दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु ये किस पौधे के हैं। सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे बड़ा शुक्राणु दोस्तों किस पौधे का होता है, तो याद रखिएगा साइकस का ही होता है। ठीक है, ये जो साइकस होता है इसका अंडाणु शुक्राणु सबसे बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे सबसे बड़ा बीज किसका होता है तो कोकोडेमेर का होता है। ठीक है, अगर यही सवाल कर दे सबसे बड़ा बीज तब आपका उत्तर अलग हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बीज ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है कोकोडेमेर का। ठीक है, कोकोडेमेर का बीज जो होता है सबसे बड़ा होता है। लेकिन बीजाणु अंडाणु पूछ दिया तब आप साइकस जवाब देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, आराम से समझते चलिए। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है साइकस जो है दोस्तों ये किस समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या दे रहा सवाल कर रहा है जो साइकस होता है ये किस समूह के अंतर्गत आता है। बताया तो भैया साइकस जो पढ़ रहे हैं ये अनावृत बीजी समूह ही तो आज हम लोग देख रहे हैं, इन्हीं पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप चाहे जिम्नोस्पर्म कहिए चाहे अनावृत बीजी कहिए, क्या क्या कह सकते हैं बताइए। चाहे आप अनावृत बीजी कहेंगे, चाहे आप विवृत बीजी कहेंगे, यही कहेंगे ना, विवृत बीजी कहेंगे, चाहे आप जिम्नोस्पर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म कहेंगे, सब एक ही बात है, कोई अलग से तो है नहीं। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। और आगे चलिए अगले सवाल पर आइए। करा कि अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो पौधे अंततः बीज बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। ये सवाल ऐसा है 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तरह से विभेदित यानी विभेद हुए, ठीक है, अलग हो रहे हैं। जो अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो पौधे अंततः बीज बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फेनेरोगैम। क्या कहते हैं, फेनेरोगैम। ठीक है, फेनेरोगैम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो अंततः बीज बनाने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, फेनेरोगैम कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये फेनेरोगैम कुछ और नहीं यार, फेनेरोगैम का मतलब होता है बीज वाले पौधे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बीज वाले पौधे। बीज वाले पौधे, और बीज वाले पौधे 2 तरह के होते हैं। एक अनावृत बीजी होते हैं जिनका बीज नग्न अवस्था में होता है, एक दोस्तों आवृत बीजी होते हैं जिनका बीज ढका होता है। ठीक है, या तो नग्न अवस्था में होगा या ढका होगा। तो यही हो जाता है, फेनेरोगैम के 2 टाइप हो जाते हैं। जो आज आप पढ़ रहे हैं फेनेरोगैम का ही टाइप है। ठीक है, आगे लिखिए। करा सबसे मोटा तना, बहुत अच्छा सवाल दिया, सबसे मोटा तना ये किस जिम्नोस्पर्म का होता है। तो याद रखेगा यह होता है सिकोया का। किसका होता है दोस्तों, सिकोया वृक्ष का नाम सुना होगा। सबसे मोटा तना ये अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है सिकोया। ठीक है, इसका तना सबसे मोटा होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जबकि सबसे बड़े अच्छा ये छोड़िए, ये मुझे बताइए सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म मतलब क्या हो गया, अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। तो सबसे मोटा तना किस अनावृत बीजी में, इसी तरह कर दिया। सबसे बड़ा आवृत बीजी दे दिया तो क्या बताएंगे, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा। तब आप बताइएगा दोस्तों यूकेलिप्टस को। ठीक है, किसे बताएंगे, यूकेलिप्टस जो होता है यह क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये आवृत बीजी है। और अभी आज आप क्लास अटेंड करें ये अनावृत बीजी से संबंधित करें। अनावृत बीजी में
बीज जो होते हैं वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे वृक्षों पर फूल नहीं होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। सारी कहानियां आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जानते रहिए और इसी के साथ आज का सेशन भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, भी और सवाल है, चलिए। करा अनावृत बीजी के उदाहरण दोस्तों कौन कौन से थे? मैंने बहुत सा उदाहरण बताया, जैसे मैंने कहा देवदार उदाहरण है, ठीक है। अब चाहे देवदार लिखिए चाहे आप सीडर लिखिए, इंग्लिश में एक ही बात है। हमने कहा चीड़ इसका उदाहरण है, आप चाहे चीन लिखिए चाहे पाइन लिखिए। हमने कहा स्प्रूस भी इसका उदाहरण है, स्प्रूस, ठीक है, स्प्रूस भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिनोफर भी इसी का उदाहरण है, सिनोफर लिखिए चाहे फर लिखिए, सब दोस्तों इसी के उदाहरण है। एक और लिखिएगा गिंगो, गिंगो नाम नहीं सुना होगा, गिंगो, ठीक है, गिंगो, गिंगो इत्यादि, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो हैं अनावृत बीजी पौधों के उदाहरण हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। अगला, करा साइकस के तने से बनाया जाता है। मैंने पीछे आपको बता दिया था कि साइकस के तने से क्या बनता है दोस्तों? साइकस के तने से साबूदाना बनता है। कैसे? साइकस के तने से जो स्टार्च निकलता है उस स्टार्च से दोस्तों बनता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा सबसे लंबा अनावृत बीजी पौधा, ठीक है, सबसे लंबा। अब चाहे मोटा दे चाहे लंबा दे, दोनों में आपका उत्तर वही सिकोया था, जिसे कोस्ट रेडवुड भी कहते हैं, ठीक है। जो आपने सिकोया पीछे पढ़ा, सिकोया, ध्यान दीजिएगा, चाहे सबसे मोटा दे दे, ठीक है, चाहे सबसे मोटा दे दे चाहे सबसे बड़ा दे दे, दोनों में आपका उत्तर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे सबसे बड़ा दे दे, एक ही बात है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए। सिकोया अमेरिका में पाया जाता है, इसे कोस्ट रेडवुड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है कोस्ट रेडवुड, ठीक है। वुड माने लकड़ी होता है, कोस्ट रेडवुड के नाम से भी सिकोया को जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि क्लास पढ़कर आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एक टीचर अगर अच्छा कंटेंट देगा, बढ़िया कंटेंट देगा, तो आज नहीं कल लोग उसकी क्लास को पसंद जरूर करेंगे। और मुझे पता है कि मैं बेहतर दे रहा हूं, इसलिए आप जो है पसंद करेंगे ही करेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। देखिए, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, बीच में मेरी फोटो लगी होगी, ये पहचान है। आप इस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेस जो हमारी है वो इसी ऐप पर चलती हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी हमारे पास अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स भी हैं, आप चाहें तो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक कोर्स में मैंने डेमो क्लास फ्री दे रखा है, आप आइए देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ, कई बार बच्चे पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा वैदिकी वाले प्लेटफॉर्म से, ठीक है। वहीं पर दोस्तों जो वैदिकी ऐप और वेबसाइट है, वहीं पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। आप प्रिंट आउट करना चाहें तो वो भी, फ्री वाले भी मिल जाएंगे। तो सारे नोट्स वगैरह सब वहीं पे हैं, आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।